नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जागरूकता फैलाने के लिए वेबिनार का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शिक्षा मंत्री ने लिया भाग। एम्स में नियमित रूप से संचालित होंगी एयर एम्बुलेंस सेवा। डीजीसीए से एम्स को मिली अनुमति। देश के किसी भी कोने से मरीजों को तत्काल लाया जा सकेगा ऋषिकेश। मुख्यमंत्री ने दिए अपनी सरकार पोर्टल बनाने के निर्देश। सभी ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं को पोर्टल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य। और केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के नर कंकालों की खोजबीन के लिए अभियान की शुरुआत। 10 अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस और एसडीआरएफ की 10 टीमों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अन्य मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एनएसएस, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्वयं सेवकों को संबोधित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और भारतीय इतिहास में यह पहली ऐसी पॉलिसी है जिसके निर्माण में देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों की भागीदारी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका निर्माण बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों और अन्य नागरिकों द्वारा दिए गए 2 लाख से भी अधिक सुझावों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवा विद्यार्थियों को नई बुलंदी छूने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वेबिनार में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय भारत को ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बनाएगा। देश की आजादी के बाद वैसे तो 68 में आई और 86 में भी शिक्षा नीति आई, लेकिन मूलभूत जो भारत की जड़ों पर खड़े होकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जिसमें दम है, क्षमता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लगातार निर्देशन में जो सशक्त तरीके से उभर करके आई है, जो पूरे देश ने जिसका अभिनंदन किया है। बैठक में उपस्थित केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही शिक्षा मंत्रालय के कार्य की भी सराहना की। ये जो नई शिक्षा नीति बनी है, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो ब्रॉड गाइडलाइंस हम सबको दिए हैं और उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय के जितने भी जो लोग जुड़े हुए इस बड़ी मुहिम में, शिक्षा मंत्री और उसके पूरे साथी जितने भी जो एक्सपर्ट्स है, एजुकेशनिस्ट है, जिसका नॉलेज और जिसका एक्सपीरियंस से ये नई शिक्षा नीति बनी है, मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में अब एयर एम्बुलेंस सेवा नियमित तौर पर संचालित हो सकेगी। केंद्र सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एम्स को इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस अनुमति के बाद अब देश के किसी भी कोने से गंभीर स्थिति के मरीजों या गंभीर घायलों को इलाज के लिए तत्काल एम्स ऋषिकेश लाया जा सकेगा। एम्स के डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड आपदाओं और भौगोलिक दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। पहाड़ी राज्य में आपदाओं के दौरान घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाने के लिए यह सुविधा बेहद लाभदायक होगी। एम्स ऋषिकेश हेलीपैड को डीजीसीए द्वारा अब पूर्ण रूप से अनुमति मिल चुकी है। हमारा एसओपी डीजीसीए द्वारा ओके कर दिया गया है और अब एम्स ऋषिकेश का हेलीपैड विधिवत रूप से रेगुलर ऑपरेशंस करने के लिए स्वतंत्र है। एम्स ऋषिकेश में अब न केवल स्टेट के बल्कि स्टेट से बाहर पूरे इंडिया से कोई भी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज के लिए हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं और ये सुविधाएं हमारे यहाँ पे चालू हैं।
आपको बता दें कि पिछले महीने 11 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री ने एम्स के हेलीपैड का उद्घाटन किया था, जिसके बाद इसके विधिवत संचालन के लिए एम्स को डीजीसीए की अनुमति की प्रतीक्षा थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता के लिए अपनी सरकार पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। अब सभी ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पोर्टल एनआईसी के सहयोग से विकसित किया जाएगा। सचिवालय में सेवा का अधिकार और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत सभी 243 नोटिफाइड सेवाओं को 3 माह के अंदर ऑनलाइन किया जाए, जिससे जनता घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाए। रोजगार सृजन से संबंधित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एमएसएमई, ग्राम्य विकास, पर्यटन, लोक निर्माण, श्रम आदि विभागों की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसरों का सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को बैंकों से ऋण मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही रोजगार सृजन के लिए हर विभाग लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना बनाए। उन्होंने कैंपा के माध्यम से ज्यादा रोजगार के लिए अवसर सृजित करने के लिए समेकित कार्य योजना बनाने पर भी जोर दिया। इसके लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करने और हर 2 महीने में कैंपा गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के इस दौर को साक्षरता अभियान से जोड़ने की बात कही। इसके लिए उन्होंने फिर से पूरा डेटा तैयार करने और ईच वन टीच वन की व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई आपदा में लापता हुए लोगों के नर कंकालों की खोजबीन करने के लिए शासन द्वारा एक बार फिर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज रुद्रप्रयाग में जिले में 10 टीमों का गठन करते हुए इनके सदस्यों को 10 अलग अलग मार्गों के लिए रवाना किया गया है। ये टीमें आसपास के क्षेत्रों और ग्लेशियरों में नर कंकाल खोजने का कार्य करेंगी। टीम में चमोली और पौड़ी जिलों से भी पुलिस और एसडीआरएफ के जवान शामिल किए गए हैं। सभी टीमों को उनके आवंटित मार्ग क्षेत्रों पर सर्च करने के बाद शाम होने पर सुरक्षित स्थानों पर कैंपिंग करते हुए रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ये टीमें दूसरे दिन अभियान को आगे बढ़ाएंगी। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 1391 कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 10,739 है, जबकि 23,085 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कुल 438 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बेरोजगार उत्तराखंड वासियों को उपनल के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। सरकार ने इस संबंध में राज्य में वापस आए लोगों को उनके अनुभव, योग्यता और कौशल के अनुसार उनके निवास स्थान के नजदीक उपनल के माध्यम से 11 महीने का अस्थायी रोजगार प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी और तकनीक आदि क्षेत्रों में मांग के सापेक्ष उपनल में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के उपलब्ध न होने की स्थिति में कोविड-19 महामारी के कारण बेरोजगार उत्तराखंड वासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ठंडे पानी की मछली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की नील क्रांति योजना के अंतर्गत चंपावत जिले में इन दिनों राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा छिड़ा पानी क्षेत्र में ठंडे पानी की रेनबो ट्राउट मछली पर शोध किया जा रहा है, जो लगभग 3 महीने तक जारी रहेगा। इस अनुसंधान के जरिए मछली की पैदावार बढ़ाने के साथ ही इससे किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर शोध किया जा रहा है। राष्ट्रीय शीत जल अनुसंधान के प्रभारी और मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर कुणाल ने बताया कि 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस अनुसंधान के जरिए ठंडे पानी की मछली रेनबो ट्राउट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो ब्रूड स्टॉक डाइट हम एक स्पेशल बनाया है हमारे संस्थान के अन्य वैज्ञानिकों ने, तो उसकी यहाँ पे ट्रायल हम करने जा रहे हैं, जो 3 महीने हमारा ट्रायल लगभग चलेगा। उसमें ये हम जान पाएंगे कि हमारा जो बनाया हुआ फीड है
उससे इनके ब्रीडिंग में और एग की क्वालिटी में और एग के नंबर में कितना सुधार हुआ है और आगे ये टेक्नोलॉजी, ये फीड हम किसानों को दे पाएंगे। आपको बता दें कि रेनबो ट्राउट ठंडे पानी की विदेशी मछली है जो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पाई जाती है। कई पोषक तत्व होने के कारण इस मछली की मांग दिनों दिन बढ़ रही है, लिहाजा इसका बाजार मूल्य 1000 से 2500 रुपए प्रति किलो है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय गोपेश्वर परिसर में स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परिसर के प्राचार्य प्रोफेसर R.K. गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप 3 शिफ्टों में परीक्षा सावधानीपूर्वक कराई जा रही है। निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 20 विद्यार्थियों को ही एक कमरे में बैठाया जा रहा है और जो भी दिशा में और किसी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा पाया जाता है तो उसके संबंध में जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उसको अलग कमरे में बैठा दिया जाता है। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि सभी विद्यार्थियों के द्वारा इस परीक्षा में पूरा सहयोग किया जा रहा है और लगभग 100% परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय गोपेश्वर परिसर के मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर DS नेगी ने जानकारी दी कि प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें पहले से सैनिटाइज्ड परीक्षा कक्षों में जाने की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष की जो परीक्षाएं हैं बहुत सावधानी पूर्वक संचालित की जा रही है। भारत सरकार, राज्य सरकार और UGC द्वारा और विश्वविद्यालय द्वारा जो दिशा निर्देश हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए उसी के अनुरूप यहाँ पर परीक्षाएं संचालित की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से हर परीक्षार्थी को मास्क पहन करके आना जरूरी है और हर परीक्षार्थी का थर्मल स्कैनिंग परीक्षा में बैठने से पूर्ण किया जाता है और सारे जो परीक्षा कक्ष हैं उन सबको सैनिटाइज करने के बाद ही परीक्षार्थी को उसमें बैठने दिया जाए। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जागरूकता फैलाने के लिए वेबिनार का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शिक्षा मंत्री ने लिया भाग। एम्स में नियमित रूप से संचालित होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। DGCA से एम्स को मिली अनुमति। देश के किसी भी कोने से मरीजों को तत्काल लाया जा सकेगा ऋषिकेश। मुख्यमंत्री ने दिए अपनी सरकार पोर्टल बनाने के निर्देश। सभी ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं को पोर्टल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य। और केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के नर कंकालों की खोजबीन के लिए अभियान की शुरुआत। 10 अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस और SDRF की 10 टीमों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।